हेलो बच्चों, मैं किशोर चौधरी मैया पाठशाला स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है और जो आपका है रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी इस बार 10th क्लास में, अभी आपको पता कि कुछ ही दिनों बाद में आपका हाफ ईयरली का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आपका मार्च से आपका जो है वो बोर्ड का एग्जाम प्रारंभ होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, और इस चैप्टर के आपके जो मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो ये टोटल आपके 4 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का प्यारे बच्चों? 4 नंबर का आपका ये पेपर है। यानी आप इस चैप्टर के माध्यम से आप 4 नंबर अर्जित कर सकते हो। मैं बोर्ड एग्जाम की बात करता हूं तो 4 नंबर के देखा जाए तो लगभग आपके 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आने आने। कंप्लीट मैथ की मैं बात करूं तो 10th क्लास के अंदर जो टोटल आपके मैथ के सिलेबस की बात करेंगे तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे और वो चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो मैथ के ऊपर एक प्रॉपर मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा जिसके अंदर चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स है और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या चीजें हैं, किस प्रकार से आपको इसको चैप्टर को इजी तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो और एग्जाम हॉल तक आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हो। तो आज इसके ऊपर अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी की बात करें अपन, एनसीईआरटी की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी बोर्ड है उन सब में आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी सिलेबस है। तो कोई भी विद्यार्थी, वो राजस्थान का भी नहीं, यदि वो विद्यार्थी बाहर का भी, भारत के किसी भी कोने का विद्यार्थी क्यों ना है, उसके लिए ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है यदि वो 10th क्लास के अंदर आपका इस साल एग्जाम बोर्ड की वो तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा जो विद्यार्थी चाहे वो आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी क्यों ना कर रहा हो, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं यदि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो प्यारे बच्चों, ये जो आज अपना मेन टारगेट है, ये जो मेन जो मैं सेशन लेके आया हूँ वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो इस चैप्टर की अपन शुरुआत करते हैं। कि मैं बात करता हूं तो आप मुझे बताइए बच्चों कि जो मैथमेटिक्स की जो शुरुआत होती है वो आपकी वास्तविक यानी रियल नंबर से ही होती है। तो रियल नंबर होते हैं क्या? मैं बात करता हूँ संख्याओं के प्रकार की, क्योंकि जो संख्या बनती है वो आपकी अंकों से बनती है। कहाँ से बनती है प्यारे बच्चों? अंकों से, डिजिट से बनती है। टोटल जो आपके डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं प्यारे बच्चों? टोटल जो आपके डिजिट है वो 10 होते हैं। जीरो से स्टार्ट होता है आपका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक टोटल आपके ये 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। और पूरी जो गणित है प्यारे बच्चों वो इसी के ऊपर आपकी चलेगी। तो मैं आपसे बात करूंगा कि गणित की शुरुआत कहां से होती है, तो गणित की शुरुआत अंकों से होती है, डिजिट से होती है। और डिजिट की शुरुआत आपकी 0 से लेकर के 9 तक चलती है। आप देखोगे अब आप इन्हीं डिजिटों के माध्यम से पूरी मैथमेटिक्स का जो खेल है आपका इसी के ऊपर चलेगा। फिर आपकी जो अंक है, डिजिट है, उससे आपकी क्या बनती है? आपके नंबर बनती है, संख्या बनती है। यहां से क्या बनेगी? आपके संख्या बनेगी, नंबर बनेंगे प्यारे बच्चों। और नंबर कैसे बनते हैं? आप इन्हीं अंकों को एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको क्या करते हो? अरेंज कर देते हो, व्यवस्थित कर देते हो, तो वो आपकी संख्या बन जाती है। जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं यहाँ पर 3 4 5 2 और 7, यहाँ पर मैंने एक संख्या बनाई है वो है 34,527। तो प्यारे बच्चों, ये जो संख्या कितने अंकों की होगी? आपके 5 अंकों की मैंने संख्या बना दी। कितने अंकों की? 5 अंकों की। 5 डिजिट का आपका ये नंबर है जिसको मैंने 3 4 5 2 7 से रिप्रेजेंट किया है। ये जो आपका, क्योंकि संख्या को आप लिखते हो ना, तो लिखने वाला जो भाग होता है वो आपका बाएं भाग होता है। कौन सा भाग होता है? आपका बाएं भाग, लेफ्ट हैंड होता है। और जो आपका अंत होता है वो प्यारे बच्चों दाएं भाग होता है, जो कि आपका राइट हैंड होता है। याद करने का सिंपल तरीका, जिस हाथ में आपका राइट एल बनता है वो आपका लेफ्ट हैंड है। जो आपका लेफ्ट हैंड है वही लिखने वाले का या उस पेज का या आप मैं कह सकते इस बोर्ड का लेफ्ट हैंड होगा। और इस तरह मेरा उल्टा एल बनता है, उल्टा एल का मतलब हो गया आपका राइट हैंड। तो जिसमें सही एल बनता है, राइट एल बनता है, वो आपका लेफ्ट एल, लेफ्ट का मतलब बाएं भाग होता है। या बी से आप याद रख लो, B4 क्या हो जाएगा आपका? B4 बाएं। तो बाएं भाग कौन सा होगा प्यारे बच्चों? जिसमें आपका स्मॉल b बनता है और जिसमें आपका स्मॉल d बनता है, जिसमें आपका क्या बनता है? स्मॉल d। डी का मतलब हो गया आपका दाएं भाग।
तो डी से दाएं और बी से बाएं आपको याद रखना है। जिसमें राइट एल बनता है वो लेफ्ट हैंड है, जिसमें आपका उल्टा एल बनता है वो आपका राइट हैंड है। तो आप अंकों को लिखना तो बाएं भाग से प्रारंभ करते हो, लेकिन इसकी काउंटिंग जो करते हैं प्यारे बच्चों वो अपन कहाँ से करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। ये जो पहला जो आपका अंक है वो आपका होता है इक्का एक अंक। क्या होता है आपका, इक्का एक का अंक होता है प्यारे बच्चों, इक्का एक अंक। इन्हीं इसको आप बोलते हो यूनिट डिजिट बोलते हो। ये आपका है सेकेंड यूनिट डिजिट आपका, जिसको आप दायिक अंक बोलते हो। ये आपका दायिक अंक है, ये आपका सैकड़ा का अंक है। अगला वाला आपका 1000 का आ गया, उसके बाद में आपके 10,000 का। इसी प्रकार से आपका आगे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ संख्या बनती है आपके। तो मैं बात कर रहा हूं अंकों की, अंकों से आपने संख्या बनाई, संख्या जो बनती है वो अलग अलग अंकों की बनती है, ये खूब सारी बन सकती है आपकी, ठीक है ना। अभी अपन जो चैप्टर में जो चीजें आपको दे रखी है 10th क्लास के अंदर अपन उसी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बाकी इसके ऊपर पढ़ने में अपन बात करें तो इसमें बहुत कुछ डिटेल अपन और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में जो दिया हुआ उसके रिगार्डिंग ही अपन डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप अंकों को लिखना बाएं भाग से प्रारंभ करते हैं, काउंट आप दाएं से करते हैं। जो पहला अंक होता है वो आपका यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई का अंक होता है, अगला वाला दायिक का होता है, अगला वाला सैकड़ा का। और इकाई के अंक को आप एक से मल्टीप्लाई करते हो, किससे करते हो आप लोग, एक से। जो दायिक का अंक है आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो प्यारे बच्चों, किससे करते हो, 10 से। जो सैकड़ा का अंक है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, 100 से। और जो आपका फोर्थ में आ रहा 1000 वाला, 1000 वाले तो आप 1000 से ही करोगे। 10,000 वाला उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे। लाख वाला उसको लाख से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपकी ये संख्या है, जैसे मैं कहूंगा आपको इस 5 को लिखना है, तो आपको पता 5 कौन सी पोजीशन के ऊपर अभी है। तो आपने देखा 5 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इकाई दाई सैकड़ा के ऊपर है, तो आप इसको 5 को नहीं 500 लिखोगे। ये 5 है आपका, ये 5 अंक है, लेकिन अभी 5 अंक की पोजीशन क्या आपकी, तो वो पोजीशन आपकी सैकड़ा के ऊपर है। और मैंने कहा था सैकड़ा को अपन 100 से मल्टीप्लाई करते, तो मैं 5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 500, 500 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है, इकाई वाला जो अंक होता है वो एक का मल्टीप्लाई होता है आपका। दाई वाला है आपका सेकंड यूनिट डिजिट है, वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है, 10 से होता है। और थर्ड वाला सैकड़ा वाला है वो 100 से होता है। बाकी 1000 वाला 1000 वाला 1000 से होगा, 10,000 वाला आपका 10,000 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया आपका अंकों से आप संख्या किस प्रकार से बना सकते हो, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब मैं बात करूंगा कि जो संख्या वो कितने प्रकार की होती है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों संख्याओं के प्रकार की। संख्याओं के प्रकार की, संख्या कितने प्रकार की होती है इसकी बात करेंगे। तो संख्या मुख्य रूप से आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, दो प्रकार की। पहली होती है आपकी वास्तविक संख्या। पहली कौन सी होती है आपकी, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड टाइप होता है संख्याओं के प्रकार का, यदि मैं उसकी बात करूं तो ये होता है आपका काल्पनिक नंबर या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। इसको आप इमेजिंग नंबर भी बोलते हो, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हो, इमेजिंग नंबर, है ना। और इमेजिंग की वजह से इसको अपन आयोटा में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इमेजिंग की वजह से क्या करते हैं अपन इसको आयोटा में रिप्रेजेंट करते हैं। इन प्रकार की संख्या को अपन आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आयोटा की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, रूट का माइनस का 1 होती है। कितनी होती है, रूट का माइनस का 1 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं संख्याओं की। संख्याओं के प्रकार की, संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके रियल नंबर और एक होती है आपके इमेजिंग नंबर। इमेजिंग नंबर को अपन आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होता है रूट का माइनस का 1। ये माइनस का जो है ना साइन, ये रूट के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। यदि वो बाहर आ गया तो वो नंबर किस में आ जाएगा, आपका रियल नंबर में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो नंबर रूट में माइनस में होता है वो हमेशा आपका आयोटा की फॉर्मेट में होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिंग नंबर, यानी काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। और अब बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याओं की। तो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर है वो किसका, आपका वास्तविक संख्याओं का। किसका रहेगा, आपका वास्तविक संख्याओं का। अब मैं बात करूंगा,
देखो संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की, दो प्रकार की, वास्तविक और अवास्तविक। अपन बात करेंगे आज वास्तविक, यानी गणित में जिन अंकों का अपन अध्ययन करते हैं, जिन अंकों के बारे में अपन पढ़ते हैं, वो सारे नंबर किस में आते हैं प्यारे बच्चों, वो नंबर आते हैं आपके वास्तविक संख्या के अंदर। तो आज बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मैं वास्तविक संख्याओं की बात करूंगा तो वास्तविक संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। कितने होती है आपके? दो प्रकार की। इनको आपको अच्छे से समझना है। अब ये पूरा चैप्टर आपका मैं 5 मिनट में पूरा चैप्टर आपका क्लियर कर दूंगा। इसका एक एक पॉइंट आपको मैं बारीक से समझा दूंगा। और जो भी आपके मन में डाउट है तो प्यारे बच्चों कमेंट के तौर पे मुझे जरूर बताना कि सर ये वाली चीज हमें थोड़ी कम समझ में आई या फिर कहीं डाउटफुल आपका कोई पॉइंट रह गया है, तो वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपकी प्रत्येक डाउट को हम लोग यहाँ से सोल्व कर सकें। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो कंप्लीट 100% अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि चैप्टर में कुछ चीजें होती है जो आपको समझ में कम आती है, तो वो समझ में कम आने का मतलब ये हुआ कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है। तो आज अपन उस चैप्टर के प्रत्येक पॉइंट को अपन अच्छे से पहले एनालिसिस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके जितने भी आपके एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उनके बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं बात करता हूँ वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जो पहला प्रकार है आपका, वो है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या, और दूसरा जो टाइप है आपका वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या आपकी, ये क्या चीज है ऐसी आपकी? मैं यदि बात करूं परिमेय संख्या को, जो आपको इनको आप बोलते हो रेशनल और इरेशनल नंबर, ये आपके रेशनल नंबर है और ये आपके इरेशनल नंबर है। रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब मैं बात करूंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है आपके। तो प्यारे बच्चों यदि मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो वह संख्या जो P अपॉन Q, और यहाँ था Q नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों होता है ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखी जा सके, के रूप में लिखी जा सके। लिखी जा सके, लिखी हुई हो ये कंपल्सरी नहीं है, जो लिखी जा सके और जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वे सारे के सारे नंबर आपके किस में आते हैं? वो सारे नंबर आपके आते हैं किसमें? परिमेय संख्या में। अब मैं बात कर रहा हूं कि P अपॉन Q की फॉर्मेट में आना चाहिए, और नीचे वाली संख्या कभी भी आपके जीरो का रूप नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्या रीजन है आपके प्यारे बच्चों कि यदि नीचे में यदि जीरो वैल्यू पुटअप कर देता हूं तो वो संख्या क्या हो जाती है? तो इसके बारे में अपन हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जीरो की क्या वैल्यू है। जैसे मैं बात करता हूं कि यदि मैं किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर हो आपका, यदि मैं उसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा। जीरो भी एक संख्या आपकी। यदि मैं बात करूंगा पूर्णांक संख्याओं की, आगे अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी। तो पूर्ण और पूर्णांक संख्या में जीरो भी आपका शामिल होगा, तो जीरो भी एक संख्या आपकी। हाँ, ये आपकी प्राकृत संख्या में नहीं आता, लेकिन संख्या में आएगा। पूर्ण संख्या में यदि मैं बात करूंगा तो जीरो आएगा आपका, पूर्णांक की बात करूंगा तो उसमें जीरो आएगा आपका। और यदि मैं बात करता हूँ अंकों में, तो अंक भी आपका कहां से प्रारंभ हुआ था? जीरो से प्रारंभ हुआ था। तो प्यारे बच्चों यदि मैं किसी संख्या को, यदि मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मान जो मुझे प्राप्त होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। या फिर आप संख्या का भाग, किसी भी संख्या का भाग किस में दोगे आप लोग? जीरो में दोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? जीरो प्राप्त होगा। जीरो में भाग दोगे तो भी जीरो मिलेगा, और जीरो से गुणा करोगे तो भी आपको जीरो प्राप्त होगा। लेकिन यह मैं बात कर रहा हूं कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में मैंने जीरो का भाग लगा दिया तो मुझे क्या प्राप्त होगा? और देखो जीरो संख्या भी क्या आपकी जीरो भी तो संख्या ना, और यदि मैं जीरो में जीरो का भाग लगा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? यह संख्या का मतलब आप कह सकते हो कि जैसे मैंने एक में जीरो का भाग लगा दिया, या फिर आप कह सकते हो कि आपने 5 में जीरो का भाग लगा दिया। यदि मैं 8 को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा, लेकिन मैं जीरो को 8 से डिवाइड करूंगा तो भी मुझे जीरो ही प्राप्त होगा।
लेकिन यह कंडीशन क्या बन सकती है आपकी कि यदि मैं 1 में 0 का भाग दूं या 5 में 0 का भाग दूं या फिर मैं 8 में 0 का भाग दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना आप लोग, देखो यहाँ तो आपको 0 0 वैल्यू मिल गई, लेकिन इन दोनों में आपको देखना क्या आपकी भिन्नता आएगी यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी संख्या में 0 का भाग देते हो तो आप देखो इसका एक सिंपल अपने एग्जाम्पल है। जैसे मैं कहूंगा 15 में 5 का भाग दिया तो आपने कहा सर 3 बार गया। 40 में 5 का भाग दूंगा तो आप कहोगे सर 8 बार जाएगा। अब देखो यदि मैंने 15 में 5 का भाग दिया तो मुझे 3 रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो वापस मैं इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया मुझे वापस 15 मिल गया। यदि आप ये भाग देने पर ये मुझे प्राप्त हुआ तो वापस किसी ना किसी तरीके से मुझे वो संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी आपकी। तो 15 में 5 का भाग दिया 3 बार गया और 5 को 3 से गुणा करूंगा तो वापस मुझे 15 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 40 में 5 का भाग 8 बार गया और यदि मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मुझे क्या प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। तो क्या यहाँ पर भी हो सकता है कि आपका, आपने क्या करा कि 15 में 0 का भाग दिया तो किसी ने कहा कि सर ये 0 बार जाएगा, किसी ने कहा सर ये 1 बार जाएगा, किसी ने कहा सर ये 2 बार जाएगा आपका। तो ऐसा पॉसिबल है क्या आपका। देखो 15 में 0 का भाग दिया, एक विद्यार्थी ने कहा कि सर 0 बार भाग चला गया, तो मैं कैसे मान लूं कि भाग उसमें 0 बार चला गया। तो मैं उसको वापस एक बार क्या करूंगा, चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 15 आ रहा है। तो जो वैल्यू मिलनी चाहिए मुझे मिल नहीं रही आपकी। इसी प्रकार से किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर आपने 15 में 0 का भाग दिया और वो भाग कितनी बार गया, वो भाग आपका 1 बार चला गया। तो मैंने मान लिया 1 बार गया, तो मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूंगा। तो मैंने जैसे ही 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो गया आपका, मुझे 15 मिला ही नहीं वापस आपका, क्योंकि यहाँ तो मुझे मिला था ना, क्योंकि 15 में यदि मैं 5 का भाग दूंगा तो 3 बार गया और 3 को फिर वापस मैं 5 से गुणा करता हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, 15 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 40 में 5 का भाग दिया, 8 बार गया और 8 को वापस में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है मुझे, 40 आ रहा है आपका। लेकिन वो यह नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं 15 में 0 का भाग दूंगा, मैंने मान लिया 0 बार गया, तो फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए आपका, जो कि मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 15 में यदि मैं 0 का भाग दूंगा तो किसी विद्यार्थी ने कहा 1 बार गया, मैंने मान लिया 1 बार गया, लेकिन मैं फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया, 15 मुझे मिल नहीं रहा है। तो वापस से मैं क्रॉस चेक करता हूं तो रिवर्स में वापस मुझे वो आंसर नहीं मिल रहा है। तो आप कहोगे कि इसको आप, इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते, जिसको अपन बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी आप कहोगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते आप लोग, नॉट डिफाइंड होगी वैल्यू। यहाँ पर आप वैल्यू किसी भी कंडीशन में प्राप्त कर ही नहीं सकते कि यदि मैं किसी भी संख्या में 0 का भाग देता हूं तो मुझे इसका रिजल्ट कभी प्राप्त होगा ही नहीं। ये रिजल्ट आपको मिलने वाले नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि रिजल्ट मिलेगा तो रिवर्स में वापस चेक करोगे तो वापस वो संख्या मिलनी चाहिए आपको, जो कि यहाँ पॉसिबल है आपकी है नहीं। क्योंकि आप किसी भी संख्या में भाग देखो, मैं 3 में भाग दूंगा 0 का तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। आप अनंत तक चेक करके देख लीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मिलेगा, मैं कहूंगा 5 बार गया तो फिर 5 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3 वापस मिलना चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर आपका। तो प्यारे बच्चों, आप किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे तो उसका आपको रिजल्ट प्राप्त होगा ही नहीं, और जब किसी भी संख्या का रिजल्ट प्राप्त नहीं होता तो अपन नॉट डिफाइंड बोलते हैं, यानी उसको अपन कहेंगे अपरिभाषित है, उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर कहा कि जब भी आप परिमेय संख्या बनाते हो, क्या करते हो आप, परिमेय संख्या बनाते हो तो आप यहाँ लिखते हो कि q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए आपके, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि 0 के बराबर हो जाएगी तो आपको ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी जो कि नॉट डिफाइंड है, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0। अब आप वापस इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका अपरिभाषित। अब मैं बात करूंगा यदि 0 में 0 का भाग दे दिया जाए कि किसी भी संख्या को, यदि 0 संख्या आपकी और उसको मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, 0 से मैं विभाजित करता हूँ, तो प्यारे बच्चों मुझे क्या प्राप्त होगा। तो वो भी एक बार अपन चेक करते हैं कि मैंने 0 में 0 का भाग दिया, तो देखो प्यारे बच्चों 0 में जब मैं 0 का भाग दूंगा तो एक प्यारे विद्यार्थी ने कहा कि सर वो भाग आपका 0 बार चला गया। दूसरे विद्यार्थी ने कहा सर भाग 0 नहीं 1 बार जाएगा, मैंने उसको भी मान लिया। तीसरे विद्यार्थी ने कहा नहीं सर उसमें तो 2 बार जाएगा, चलो मैंने मान लिया कि 2 बार भाग चला गया आपका। एक विद्यार्थी ने कहा कि नहीं सर ये सब गलत है, मैं कह रहा हूँ भाग 3 बार जाएगा, मैंने मान लिया 3 बार गया आपका। एक और विद्यार्थी ने कहा सब ये सब कुछ सब गलत है, मैं कह रहा हूँ भाग 4 बार जाएगा, मैंने 4 बार मान लिया। इसी प्रकार से अलग अलग विद्यार्थियों ने आंसर दिया, मैंने सबका आंसर मान लिया। अब मान लिया तो मैं इसको क्रॉस चेक भी करूंगा। तो मैंने क्या करा, 0 में 0 का भाग दिया, किसी विद्यार्थी ने कहा 0 बार गया, मैंने कहा मान लिया आपका आंसर 0 सही है, तो मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ। तो क्या मैं 0 को वापस 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। तो मैंने कहा ये विद्यार्थी कौन है भाई, जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ।
फिर सेकंड विद्यार्थी ने कहा सर मेरा आंसर भी करेक्ट है, तो मैंने कहा तेरा भी देख लेते एक बार आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो मैं जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मैंने कहा तेरा आंसर भी करेक्ट है बच्चे। तीसरे विद्यार्थी ने कहा कि सर मेरा आंसर भी करेक्ट है। मैंने कहा वो भी चेक करते हैं। फिर मैंने 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी मुझे क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, उसका आंसर भी करेक्ट हो रहा है। तो मैं जब 0 में 0 का भाग लगा रहा हूं तो मेरा आंसर 0 भी आ रहा है, मेरा आंसर 1 भी आ रहा है, मेरा आंसर 2 भी आ रहा है, मेरा आंसर 3 भी आएगा, मेरा आंसर 4 भी आएगा, मेरा आंसर 5 भी आएगा। ये आंसर मेरा अनंत तक चलता रहेगा। तो किसी भी संख्या का आंसर 1 से अधिक बार आता है, वो आंसर आपका अनंत तक चलता है, तो फिर उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अनंत अपनी से डिपेंड करते हैं। यानी जब अब 0 में 0 का भाग लगो तो उसका आंसर कितना आएगा, अनंत तक आएगा। सर आप एक आंसर ला ही भी नहीं सकते हो, उसका जो भी वैल्यू लोगे वो सब सही है। 0 भी उसका आंसर है, हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, अनंत तक इसका आंसर होगा। इसीलिए कहते हैं जब भी 0 में 0 का भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या मिलता है प्यारे बच्चों, अनंत प्राप्त होता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट थे जिसके बारे में अपन डिस्कस किया। तो आज मैं अपन बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्या जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, वे संख्या क्या कहलाएगी, आपके परिमेय संख्या कहलाएगी। बस कंडीशन एक होनी चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वे संख्या कौन कौन सी है, जैसे अपन एग्जाम्पल ले तो प्यारे बच्चों जैसे मैं कहूंगा आपका 0.5, क्या आप इसको परिमेय के रूप दे सकते हो क्या, आप बिल्कुल दे सकते हैं सर। पॉइंट को आपने हटाया, अपॉन में क्या आ गया आपका 10 आ गया। इसके बाद इसके ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे संख्याओं के प्रकार के अंदर आपकी, ये संख्या भी होती है आपके जो कि दशमलव संख्या होती है आपकी। मैं कहूंगा 2 है, क्या 2 आपकी परिमेय संख्या है, तो आप इसको भिन्न का रूप दे सकते हो क्या, बिल्कुल आपको किससे 2/1 कर दो, क्या दिक्कत है। अपॉन में 1 तो हर संख्या के ऊपर विद्यमान होता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के एक चारों ओर विद्यमान होता है। जैसे मैं बात करता हूँ 2 की, तो 2 के गुणांक में भी 2 है, 2 के भाग में भी 2 है, और 2 के घात में भी आपका ना एक हर संख्या के आसपास विद्यमान होता है, घात में भी रहेगा, गुणांक में भी रहेगा, और अपॉन में भी रहेगा आपका। तो मैंने किसी भी संख्या का अपॉन में 1 लिखूंगा तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या, कुछ भी चेंज नहीं होगा आपका। तो 2/1 कर दिया आपने, 2/1 कर दिया, तो परिमेय का रूप हुआ कि नहीं हुआ आपका, बिल्कुल हुआ। तो क्या होगी आपकी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी आपके। यानी जैसी संख्या भिन्न का रूप ले लेती है, आपके फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है, तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। या फिर आप 2 को ना 4/2 भी लिख सकते हो, 4 में 2 का भाग दिया आपका 2 बार चला गया। 8/4 भी लिखोगे तो भी आपका 2 प्राप्त होगा। तो संख्या को आप भिन्न का रूप दे सकते हो। मैं कहूंगा -5 है, तो ये भी आप अपॉन में कर दीजिए, क्या हो जाएगी आपकी, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। 0.25 है, ये भी क्या हो जाएगी आपके परिमेय, पॉइंट कटो अपॉन में क्या गया आपका 100 आ गया। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके, परिमेय संख्या हो जाएगी आपके। जितने भी नंबर है जिसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे प्यारे बच्चों, वो होंगे आपके क्या, परिमेय संख्या कहलाएगी, जिसको आप भिन्न का रूप दे सकते हो। जैसे मैं बात करूंगा √4, तो √4 का मान भी क्या होता है आपका 2 ही होता है, और 2 को भी आपने रिप्रेजेंट किया था आपका, तो ये भी क्या होगा आपका प्यारे बच्चों, ये भी आपकी परिमेय संख्या में शामिल होगा। मैं बात करूंगा अपरिमेय संख्या, तो देखा जाए तो गणित के लगभग सारे नंबर आपके परिमेय संख्याओं में शामिल होंगे। अब मैं बात करूंगा किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी जो परिमेय नहीं है वो किस में आएगी, आपकी अपरिमेय संख्याओं में आएगी। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, कि जिन संख्या को P/Q का रूप नहीं दिया जा सकता, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, वो सारी संख्या क्या कहलाएगी आपके, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी वे संख्या जिसको आप P/Q का रूप नहीं दे सकते, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, क्या कहलाएगी आपके, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब वो संख्या कौन कौन सी है, अब यदि अपन इसकी बात करें कि वो कौन कौन सी संख्या आपकी हो सकती है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो वो संख्या होगी आपके जैसे रूट वाली, यानी रूट में जितनी भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, वह संख्या जो रूट से क्या नहीं आ सकती आपके, बाहर नहीं आ सकती। जैसे √2, √3, √4 तो बाहर आ जाएगी आपके। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है आपका। √5, इसी प्रकार से रूट का कितना हो जाएगा आपका, √6 हो गया, रूट का आपका 7 हो गया, रूट का आपका 8 हो गया, रूट का 9, तो रूट से बाहर निकल के 3 हो जाएगा आपका। तो जो संख्या रूट से बाहर आ सकती है वो संख्या क्या कहलाएगी आपके परिमेय, और जो संख्या रूट से किसी भी कंडीशन में आपकी बाहर नहीं आ सकती, तो वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी आपके, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या मुख्य रूप से आपकी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार था आपका परिमेय संख्या, इमेजिंग नंबर, और दूसरा था आपका अपरिमेय संख्या।
ठीक है ना। यानी रियल नंबर जो होते हैं वास्तविक संख्या आपके मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी परिमेय संख्या, एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये हो गए आपके परिमेय के दो मुख्य भाग। और अपरिमेय संख्या में वो संख्या शामिल होगी जो संख्या रूट से किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आ सकती। इनको छोड़कर एक जो पाई है ना प्यारे बच्चों, इस पाई को भी अपन अपरिमेय संख्या के रूप में लेते हैं। लेकिन जो पाई का मान है, पाई का मान होता है 22/7, ये तो वैसे ही आपका भिन्न में है, और ये होता है 3.14। तो ये दोनों संख्या किस में आएगी प्यारे बच्चों, ये आएगी आपकी परिमेय संख्या के अंदर, लेकिन पाई खुद किस में आएगी, आपकी अपरिमेय संख्याओं के अंदर शामिल होगी। और कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो पॉइंट के बाद में, जैसे ना पॉइंट के बाद में 1 2 8 5 यू कंटिन्यू चलती रहे, कहां तक चलती रहे, आपके अनंत तक, तो आप इसको भी भिन्न का रूप नहीं दे सकते। तो वे संख्या जिसको आप भिन्न का रूप किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकते, तो प्यारे बच्चों वे सारी की सारी संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी आपकी और जो रूट से बाहर निकल जाएगी वो किस में आ जाएगी, आपके परिमेय संख्या में आ जाएगी। तो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं इसके अगले नंबरों के बारे में, इनके अलावा और कौन कौन से नंबर आपके हो सकते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होगी। अब जो भी संख्या आएगी, जो भी आपका प्रकार आएगा, वो सब के सब किस में आएंगे, आपके वो सब के सब आपके परिमेय संख्याओं के अंदर शामिल होंगे। यानी जैसे मैं बात करूंगा प्राकृत संख्याओं की। अब बाकी जो भी संख्या की ये हो गई आपके अपरिमेय संख्याओं का जो परिवार है उसकी फैमिली, वो यहाँ तक ही सीमित है आपकी। अब जो भी आपका आगे परिवार चलेगा वो किसका चलेगा, परिमेय संख्याओं का चलेगा। तो मैं बात करता हूँ परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या मुख्य रूप से आपकी कितने प्रकार की होती है, आगे जो भी संख्या पढ़ेंगे वो सारी की सारी किसमें आएगी प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या में आएगी। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, इनकी बात करते हैं अब। तो परिमेय संख्या का जो पहला प्रकार है, वो पहला प्रकार है प्यारे बच्चों कौन सा वाला आपका, आप स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले आप लोग गिनती सीखते हो, और गिनती कहाँ से प्रारंभ करते हो, 1 2 3 4 5। तो वो होता है आपका नेचुरल नंबर, क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चों जहाँ आप स्कूल गए, स्कूल जाते ही आपने गिनती सीख ली, और गिनती सीखने का मतलब हो गया कि आपका नेचुरल नंबर प्रारंभ हो गया। कौन सा हो गया आपका, नेचुरल नंबर। में एन लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका, यानी प्राकृत संख्या। तो वे संख्या जो एक से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती है, क्योंकि आप स्कूल में गए आपने गिनती सीखी, वही आपकी प्राकृत संख्या होती है, वही आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो प्राकृत संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है, आपकी एक से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहां तक चलेगी, जहां तक आपको आ सकती है वहां तक लिखी तो कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक लिख सकते हैं आप लोग, है ना। जितनी आपको आती है वहां तक लिखो, सब के सब क्या कहलाएगी, आपके प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहलाएंगे आपके। अब मैं बात करूंगा सेकंड नंबर की। तो जो सेकंड नंबर आपका होता है प्यारे बच्चों, कौन सा होता है आपका, प्राकृत संख्याओं के बाद में दूसरा नंबर जो आएगा आपका, पूर्ण संख्याओं का आएगा। किसका आएगा आपका, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है ना, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं की बात करूं प्यारे बच्चों, जैसे आपने गिनती सीखी, स्कूल गए, गिनती सीखी, गिनती कहां से सीखी आपने, 1 2 3 4 5 इसे स्टार्ट की थी आपने, उस गिनती में आपने जीरो ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया आपने, जीरो। तो जैसे आप जीरो ऐड करोगे तो आपकी गिनती क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो वो कहलाएगी आपकी पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या। यानी उस गिनती में जहां तक आपने गिनती सीखी थी, उस गिनती में आप क्या ऐड कर दोगे, जीरो ऐड कर दोगे, तो वे जो संख्या बनेगी आपकी, वो कौन सी बन जाएगी आपके, वो बन जाएगी आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाएंगी प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं इसके अगले नंबर की। तो अगला जो नंबर होगा वो किसका होगा, आपका पूर्णांक संख्याओं का होगा। किसका होगा, आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चों। इंटीजर नंबर क्या होता है आपका, आई या जेड जिसे भी आपको लगता है उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। इंटीजर नंबर ये होते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलने वाले जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पूर्णांक, यानी वो आपके इंटीजर नंबर कहलाएंगे। तो ये माइनस में भी चलेंगे आपके, और ये प्लस में भी चलेंगे, -4 -3, और माइनस में भी आपके अनंत तक चलेंगे, ध्यान रखना आगे ना, -1 -2 3 -4 -5 ये अनंत तक चलेंगे। फिर आपका आ जाएगा जीरो, जीरो के बाद में आ जाएंगे आपके प्लस वाले, +1 +2 +3, ये आपके कहाँ तक चलेंगे, ये भी आपके अनंत तक चलेंगे। बस जहाँ तक आप लोग लिख सकते हो वहां तक लिख दीजिए। तो ये कहलाएंगे आपके क्या, ये होते हैं आपके पूर्णांक संख्या, यानी धनात्मक और ऋणात्मक में चलने वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब मैं बात करता हूँ इन पूर्णांकों की।
तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके माइनस में चलने वाले नंबर है ना, ये वाले, ये माइनस में चलने वाले होते हैं, वो ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? ऋण पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर नंबर है ना, इनको आप बोलोगे ऋण पूर्णांक। और जो प्लस में चलने वाले हैं, इनको क्या बोलोगे आप लोग? धन पूर्णांक। क्या बोलोगे? धन पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के बारे में भी आपको पता लग गया। यानी वे नंबर जो किस में चल रहे हैं आपके? पॉजिटिव में चल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहलाएंगे आपके। और जो माइनस में चलते हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो आपके जो पूर्णांक संख्या है वो मुख्य रूप से देखा जाए फिर भी आपके दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। और जो जीरो है ना, वो ना तो धन पूर्णांक में आता, ना ही आपका ऋण पूर्णांक में आता, दोनों के बीच का पार्ट होता है। तो ये उदासीन होता है, ना तो आपका नेगेटिव चार्ज रहता है इसके ऊपर, और नहीं आपका इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अगली संख्या कौन कौन सी है आपकी। तो अगली संख्याओं की बात करें तो प्यारे बच्चों, अगली जो संख्या है आपकी नंबर 4, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक तो होती है आपकी सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है आपके? इवन नंबर की मैं बात कर रहा हूं। इवन नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सम संख्या क्या होती है आपकी? सम संख्या किसे कहोगे आप लोग? तो वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है, एंड जो 2 की टेबल में आती है, 2 की टेबल में आती है, वो सारी संख्या क्या होती है आपके? सम संख्या होती है। ये आप कह सकते हो जो 2 से विभाजित होती है। तो बात ये क्यों हुई ना, क्योंकि 2 से विभाजित तो वही संख्या होगी जो 2 के गुणज होगी आपके, 2 के टेबल में होगी आपके। मैं कहूंगा 3, क्या आप 3 को 2 से विभाजित कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो 3 है वो 2 से आपका विभाजित नहीं होगा, क्योंकि वो 2 की टेबल में नहीं आ रहा आपका। जैसे मैं 4 की बात कर रहा हूं, तो 2 2 2 4, फिर आपका हो गया 6, फिर 8, क्योंकि 2 की टेबल में आपका 4 आ रहा है, इसलिए वो 2 से विभाजित होगा। क्योंकि जो गुणज का नियम होता है, जो टेबल का नियम होता है, वही आपका डिवाइड का नियम ही डिसाइड करता है। तो प्यारे बच्चों, जो नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है वो आपका इवन नंबर के कहलाएगा। या आप कह सकते हो कि जो 2 के गुणांक में आता है आपका, वो सम संख्या कहलाती है। तो ये हो जाएगी आपके 2, उसके बाद में 4, फिर आपका 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, इसी प्रकार से आपकी चलती रहेगी। ध्यान रखना इसमें जीरो काउंट नहीं होगा आपका ना, क्योंकि जीरो में 2 का भाग जाएगा नहीं आपका, इसलिए इसमें कभी जीरो काउंट मत कर देना। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जीरो क्या सम है कि विषम है? तो बेटा जीरो ना तो सम होती है आपकी, नहीं आपकी विषम होती है, क्योंकि उसमें 2 का भाग नहीं जा सकता आपका। अब क्या आपकी जो सम संख्या माइनस में हो सकती है क्या? तो सम के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि वो माइनस में या प्लस में। आपकी माइनस में होगी तो भी वो सम होगी। जैसे मैं कहूंगा माइनस का 8 है, तो माइनस का साइन उसके आगे लगा हुआ है, लेकिन 8 में तो 2 का भाग जा रहा है ना आपका, तो आप कहोगे वो संख्या क्या है? आपकी सम संख्या है। लेकिन वो सम संख्या किसमें? आपकी माइनस के अंदर है। तो आपका जो साइन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्लस का या फिर माइनस का है, लेकिन उसमें 2 का भाग जा रहा है, तो आपका संख्या क्या होगी? आपकी वो सम संख्या होगी। यदि माइनस में तो माइनस की सम संख्या हो जाएगी, और प्लस में तो आपकी प्लस की हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा नंबर 5 की। तो 5th नंबर अपन लेंगे प्यारे बच्चों, क्या लेंगे? 5 नंबर पे जो आपका आएगा वो आएगा आपका विषम संख्या। ओड नंबर की मैं बात कर रहा हूँ ना। ओड नंबर क्या होते हैं आपके? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके ओड नंबर होंगे। कौन कौन? 0 से बड़ी होगी, ध्यान रखना आप लोग है ना। 1, 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यानी जो सम संख्या नहीं है वो आपकी विषम संख्या, बस ये आप ध्यान रखिए। 11 हो गया आपका, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, इसी प्रकार से आपकी चलती रहेगी। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है, या आप कह सकते हो जो 2 के टेबल में नहीं आ रही है, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? आपके ओड नंबर होंगे, यानी विषम संख्या होगी। या आप कह सकते हो कि जो सम संख्या नहीं है वो आपकी विषम संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो ये होती है आपकी भाज्य संख्या। क्या होती है प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या। पहले ले लेते हैं अपन ए भाज्य संख्या ना। ए भाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। यदि मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो वे संख्या जो खुद के अलावा किसी से विभाजित होती नहीं है, यानी खुद के अलावा उसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ए का भाग मत देना आप लोग, क्योंकि ए का भाग तो सभी में जाता है। अभी जब अपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, मैंने कहा था परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबरों के बारे में पढ़ा था। तो मैंने रेशनल नंबरों के बारे में आपको बताया था कि प्रत्येक संख्या के अपोन में 1 होता है। जैसे मैं कहूंगा 0, आप मुझे बताओ 0 परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या? तो आपने 0 के अपोन में 1 लिख दिया, उसका मान तो 0 रहेगा ना, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो 0 के अपोन में मैंने 1 लिख दिया, तो बिन का रूप लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल लिया इसने बिन का रूप आपका। तो ये क्या होगी? आपकी ये परिमेय संख्या होगी।
ये आपके क्या रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भिन्न का रूप ले रहा है आपका। तो 0 बट्टा आपने क्या लिखा, 1 लिख दिया। और मैंने आपको कहा था कि परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन क्या लिखा था कि P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला मान 0 हो, प्लस में हो, माइनस में, सब कुछ चलेगा आपका, बस नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, आपके परिमेय संख्या कहलाती है। तो 0 भी क्या कहलाएगी, आपके परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हर संख्या के अपॉन में 1 होता है, यानी आप कह सकते हो कि हर संख्या में, प्रत्येक नंबर में 1 का भाग जाता है, ये 1 से कंप्लीट डिवाइड होती है। तो यह 1 तो आपको रखना नहीं है, क्योंकि मैं प्राइम नंबर आपको जो पढ़ाऊंगा तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से बड़ी संख्याओं से डिवाइड होता हो ना, 1 से कभी आपको डिवाइड नहीं करना है। तो मैं कहूंगा आप बताओ मुझे प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्या जो खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है, वे सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके, वे कहलाएंगे अभाज्य संख्या। जैसे मैं बात करूंगा 2, तो मुझे बताओ कि 2 में 2 के अलावा किसका भाग जाता है, किसी का नहीं जाता आपका। तो 2 क्या हो गया आपका, 2 आपकी अभाज्य संख्या हो गई, आपके प्राइम नंबर हो गया। मैं कहूंगा 3, 3 में 3 के अलावा किसका भाग जाता है, तो 3 में भाग किसका जा रहा है आपका, 3 में 3 का भाग जा रहा है, किसी का नहीं जाएगा आपका। 4 में 2 का भाग जा रहा है आपका, तो वो तो क्या हो जाएगी आपकी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। तो वे नंबर जिसमें खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा हो, लेकिन 1 से बड़ी होनी चाहिए आपकी। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 में तो भाग जा रहा है आपका 2 का, 6 में भाग जा रहा है 2 का और 3 का, फिर आपका हो गया 7 हो गया, 8 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है 3 का भाग, 10 में भी जा रहा है, 11 हो गया, उसके बाद में आपका क्या हो गया 13 हो गया, 13 के बाद में क्या आ जाएगा आपका 17 हो गया, उसके बाद में 19 हो गया, उसके बाद में 23 हो गया। तो इनके बारे में अपन आगे से और डिटेल में और पढ़ेंगे अपन कि ये कितने कहाँ तक हो सकती है, अपन 100 तक भी निकालेंगे आगे आगे अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। अभी अपना मेन जो पॉइंट है वो है कि संख्या कितने प्रकार की होती है, क्योंकि अपन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर है वो कितने टाइप के होते हैं, वो अपन 1 बाय 1 सारे यहाँ पर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गए प्यारे बच्चों की, हो गए आपके अभाज्य संख्या। अब आपने इसमें एक चीज नोट की, आपने क्या नोट किया आपने कि इस 2 के अलावा जितने भी नंबर आप लोग देख रहे हो किसमें, अभाज्य के अंदर, आगे भी आपके जैसे आपका 29 आएगा, ठीक है ना, आगे खूब सारे नंबर आएंगे आप कैसे। तो इनमें आप देखो कोई भी संख्या आगे आपको सम संख्या नजर आ रही है क्या, वो इवन नंबर है क्या आपका, नहीं है, सबके सब आपके ओड नंबर है, विषम संख्या है, कोई सम संख्या पर आपकी है नहीं। क्योंकि 2 के अलावा यदि मैं सम संख्या लूंगा तो प्रत्येक सम संख्या में तो 2 का भाग जाता है, तो यदि उसमें 2 का भाग चला जाएगा आपका तो वो क्या हो जाएगी, फिर आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो वो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, सो कर नहीं सकते यहाँ पर आप, क्योंकि फिर वो इसमें काउंट होगी नहीं आपकी। तो एकमात्र ऐसी संख्या जो सम संख्या इवन नंबर होते हुए भी क्या आपकी अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी आपकी 2। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो रखा आपका कि वे संख्या कौन सी है जो सम होते भी आपकी अभाज्य है। तो एकमात्र संख्या सम है 2 जो कि आपकी अभाज्य है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या ना वो सारी की सारी क्या आपकी विषम संख्या प्यारे बच्चों, क्या आपकी विषम संख्या, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूंगा नंबर 7 की, भाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, मैं यदि भाज्य संख्याओं की बात करूंगा तो जो भाज्य संख्या है, जैसे मैं आपको बोल दिया 4 में 2 का भाग जा रहा है, यानी खुद के अलावा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में खुद का भाग तो जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा, 13 में 13 का भाग जाएगा, खुद के अलावा और किसका भाग जा रहा है ये आप लोगों को देखना है। अब मैं बात करता हूँ आपकी अभाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्या है कि खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग आपका जाना चाहिए। यदि खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है तो प्यारे बच्चों वो आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी, खुद के अलावा किसी और का भाग जाना जरूरी है। तो मैं बात करूंगा 4 की, तो 4 में 4 का भाग तो चला गया, इसके अलावा 4 में किसका भाग जा रहा है, तो 4 में 2 का भाग जा रहा है आपका, तो क्या हो गई आपकी ये भाज्य संख्या होगी। 6 की बात करूं तो 6 में 6 के अलावा 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसके अलावा आपका 8 हो गया, 8 के अलावा आपका 9 हो गया, 9 में 3 का भाग जा रहा है, 10 हो गया आपका, 12 हो गया, इसके बाद 14 हो गया, 15 हो गया आपका। इसी प्रकार से ऐसी खूब संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी और का भी भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती है आपके भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आपका मोस्टली देखा जाता है संख्याओं के प्रकार था, जो आपका एक बेसिक जो प्रकार होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आगे आपके दशमलव संख्या भी आएगी, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपना जो रहेगा मुख्य रूप से अपन परिमेय संख्या कितने प्रकार की हो सकती है आगे, और उनको अपन आज पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखो इनमें भी आपस में क्या संबंध होता है ये आपको जानने की आवश्यकता है। अब देखो जितनी भी आपकी प्राकृत संख्या, तो क्या प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या किस में आ रही है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ रही कि नहीं आ रही, देखो 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है और 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है। तो आप कहोगे जितनी भी प्राकृत संख्या वो किस में आएगी, आपकी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होगी, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी होगी। तो सारी प्राकृत संख्या किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। तो आप कह सकते हो कि समस्त संपूर्ण
जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। आप कह सकते हो सभी प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक संख्या भी होती है। क्या सभी प्राकृत संख्या सम होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ एक दो एक है, तीन है, पांच, वो विषम भी होगी। तो आप कह सकते हो कि सभी प्राकृत संख्या सम और विषम होती है आपकी, लेकिन सिर्फ सम नहीं कह सकते आप लोग कि सभी प्राकृत संख्या सम होती है, नहीं। उसमें एक भी आ रहा, तीन भी आ रहा, वो कहाँ आपका सम? दो है, चार, ये हो गया आपका सम। तो सभी प्राकृत संख्या सम और विषम होती है। ये आप कह सकते हो सभी प्राकृत पूर्ण होती है, सभी प्राकृत पूर्णांक भी होती है। अब मैं बात करूंगा इनके अलावा इनमें क्या संबंध हो सकता है आपका। तो देखो बच्चों, जब हम बात करें तो जितने भी पूर्णांक है, जो पूर्ण है वो क्या होंगे आपके पूर्णांक में शामिल होगी। तो सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है आपकी, है ना। और सभी पूर्ण संख्या सम और विषम भी आपकी होती है। सभी नहीं होगी क्योंकि उसमें जीरो है ना, सम और विषम में काउंट आपका नहीं होता, तो वहां जीरो को आपको हटाना पड़ेगा। तो सभी पूर्ण क्या कहलाएगी आपके? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। और ये सबकी सब किस में आ रही है? ये परिमेय में से भी आपकी आ रही है। क्या सभी जो पूर्ण है वो प्राकृत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, सभी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हो सकती है, क्योंकि यहाँ जीरो है। तो यहाँ जीरो प्राकृत में कहाँ आ रहा है आपका? तो आप सभी को नहीं ले सकते हो, आप कह सकते हो कि कुछ पूर्ण संख्या वो प्राकृत हो सकती है। कुछ का मतलब जीरो को छोड़ दे, बाकी हो सकती है आपके। तो सभी प्राकृत है वो पूर्ण होती है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होती है, कुछ होती है। सभी प्राकृत है वो पूर्णांक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं होती, क्योंकि इसमें माइनस में भी आपका आ रहा है। तो सभी पूर्णांक है वो प्राकृत नहीं होगी, लेकिन सभी प्राकृत किस में आएगी? आपके पूर्णांक में आएगी। उसी प्रकार से सभी पूर्णांक में आती है, लेकिन सभी पूर्णांक किस में नहीं आएगी? आपके पूर्ण में नहीं आएगी। तो ऊपर से चलोगे तो सभी आएगी, लेकिन वापस चलोगे तो कुछ ही आपको काउंट करना होगा। तो ये सब प्यारे बच्चों आज जो आपका था कि जो आपके रियल नंबर है, वो रियल नंबर कुल आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनके बारे में अपन आज भी डिस्कस किया है। अब यदि मैं बात करूंगा इसके आगे आपके कि इन संख्याओं में क्या क्या संबंध था, ये तो अपना हो ही गया। अब प्यारे बच्चों आगे अपन बात करते हैं कि इसके अंदर आपका जो पॉइंट चलेगा आगे आपका, उसमें अपन बात करेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में कि दशमलव संख्या भी कितने प्रकार की आपकी होती है। तो दशमलव जो मैं बात करता हूँ, डेसिमल नंबरों की मैं बात करता हूँ, तो डेसिमल नंबर भी आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो आपको होती है शांत संख्या, है ना, और एक होती है आपकी अशांत संख्या। शांत का मतलब हो गया पॉइंट आने के बाद रुक जाती है, अशांत का मतलब हो गया पॉइंट आने के बाद में वो कहीं रुकती भी नहीं। तो शांत और अशांत दो प्रकार के होते हैं आपके, है ना। यानी मैं डेसिमल नंबरों की बात करता हूँ, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। तो प्यारे बच्चों ये संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है आपकी? ये भी आपके दो प्रकार की होती है। कितने की होती है आपके? दो प्रकार की। अब जैसे आप लोग घर पे बदमाशी करते हो, तो घर पे बदमाशी करते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं कि शांत हो जा बेटा, क्या हो जा? शांत हो जा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं आप लोग? घर पे बदमाशी करते हो आप लोग कि बेटा शांत हो जा, तो हो गई दशमलव शांत दशमलव संख्या। और एक होती है आपकी अशांत। घर पे बोलते हैं ना कि ये बच्चा तो बहुत अशांति फैला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत बदमाशी करते हो। तो वे संख्या जहां अशांत होता है आपका, दूसरा टाइप हो गया इसका अशांत, अशांत दशमलव संख्या। अब देखो प्यारे बच्चों में बात करता हूँ कि आपकी शांत, देखो शांत का इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी होती है ना। आप गणित में हर एक पॉइंट का लॉजिक आपको निकालना होगा, उसकी परिभाषा उस वर्ड के अंदर आपको छिपी हुई मिलेगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि यदि आप जिस चीज के बारे में पढ़ते हो तो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। यदि आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको अर्थ, जैसे मैंने कहा कि भाई मोबाइल लो, जैसे मैंने आपको आपके सामने दो चीज रख दी, एक ये क्या, ये आपका एसी का रिमोट है, और दूसरा क्या आपका ये मोबाइल है। अब मैं कहूंगा मुझे रिमोट दीजिए, अब आपको पता ही नहीं दोनों में से कि रिमोट कौन सा है मोबाइल कौन सा, तो आप मुझे क्या दोगे? आप बोलो ये दोनों कर दोगे, सही, इनमें से जो आपका आपको जो चाहिए वो रख लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों आपको उस चीज का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा मुझे मोबाइल दीजिए, तो आपने कहा सर ये रहा मोबाइल, आप ले लीजिए। यदि आपको अर्थ पता है, हाँ मोबाइल की आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो चीज होती क्या। आपको कोई प्रॉपर डेफिनेशन पता नहीं है तो भी चल जाएगी आपका, लेकिन उसका अर्थ, उसका मीनिंग आपको पता होना आवश्यक है। तो मैं बात करता हूँ दशमलव सात दशमलव संख्या। देखो दशमलव संख्या का मतलब क्या होता है कि जो संख्या पॉइंटों में आती है ना, डेसिमल में आती है, जैसे 0.5 हो गया आपका, 0.15 हो गया आपका, 0.333 यूं हो गया आपका,
अनंत तक चल रही है आपके 0.1245 ये भी आपके अनंत तक चल रही है। तो ये सारी संख्या है प्यारे बच्चों, ये कहलाती है दशमलव संख्या। क्या कहलाती है आपके? दशमलव डेसिमल नंबर कहलाते हैं आपके। और ये भी टू टाइप्स के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका शांत दशमलव संख्या, एक होती है आपकी अशांत दशमलव संख्या। शांत का मतलब क्या होता है? जैसे आप घर पे बदमाशी करते हो तो घर वाले बोले बेटा शांत हो जा, तू रुक जा, है ना, तू ठहर जा। या जैसे आप कोई नॉर्मल भाषा में कहते हो और ये तो शांत हो गया, है ना, शांत होने मतलब क्या हुआ, यानी वो रुक गया। या फिर आप कहते हो कि वो वहीं पे खत्म हो गया आपका, ये वर्ड भी अपन यूज करते हैं। तो शांत का मतलब होता है रुक जाना, यानी डेसिमल के बाद में वो नंबर कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके उनका अंत हो जाता है, तो वो संख्या कहलाती है आपके शांत संख्या। जैसे 0.5 है, 0.25 है, 0.135 है। अब ये संख्या सबकी सब क्या, ये शांत है, क्योंकि पॉइंट के बाद में ये एक बार आ रही है, ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट में आ रही है, ये पॉइंट के बाद में 3 डिजिट में आ रही है। हो सकता है कोई पॉइंट के बाद में आपकी 4 डिजिट में आ जाए, ये आपकी 4 डिजिट में आ गई। तो ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है, जहां रुक जाती है तो वो तो आ जाएगी आपकी किसमें, शांत के अंदर आ जाएगी। और जो रुकती नहीं है, जैसे कि आपका मैंने बना दिया पर 0.33, और ये कहां तक है आपकी, ये अनंत तक चल रही है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है आपके, अनंत तक जा रही है आपके। 0 पॉइंट आपका 1 2 5 8 1 6 4 2, ये भी आपका अनंत तक चल रहा है। तो वे संख्या जो पॉइंट के बाद में कहीं रुकती नहीं है, अनंत तक चलती है, तो वो तो कहलाती है आपकी अशांत संख्या। और जो पॉइंट के बाद में रुक जाती है वो कहलाती है आपके शांत संख्या। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि शांत का मतलब होता है रुक जाना, अशांत का मतलब होता है, अब कहता है ये बच्चा तो बहुत अशांति फैलाता है, इसका मतलब ये बहुत बदमाशी करता है, रुकता नहीं है आपका। तो जो संख्या पॉइंट के बाद में रुकती नहीं है, इन अनंत तक चलती है, वो कहलाती है आपके अशांत। और जो पॉइंट के बाद में रुक जाती है वो कहलाती है आपके शांत संख्या। तो डेसिमल में आपके दो टाइप के हो गए, शांत और अशांत। अब आगे चलते हैं, तो ये अशांत भी आपके वापस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपके? दो प्रकार की। कौन कौन सा प्रकार है इनका, इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। इनका दो जो प्रकार है, वो दो प्रकार कौन कौन सा है? तो प्यारे बच्चों को सबसे पहले बात करते हैं इनके दो प्रकार की। तो जो इनका पहला प्रकार है आपका, वो होता है आपका पुनरावर्ती, है ना, रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन में आपकी चलेगी। तो इसका पहला प्रकार हो गया आपके पुनरावर्ती, पुनरावर्ती अशांत संख्या, अशांत दशमलव संख्या। पहला प्रकार आपका ये हो गया। और दूसरा जो प्रकार होगा आपका, वो क्या रहेगा आपका? दूसरा रहेगा आपका अपुनरावर्ती अशांत दशमलव संख्या। ये हो गया आपका दूसरा प्रकार। यानी रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन वाला जो आपका प्रकार है वो कितना होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि इनके नाम से इनकी परिभाषा वैसे आपको झलक रही है, यानी कोई नंबर ऐसा जो पॉइंट के बाद में ना, पॉइंट के बाद में उसका रिपीटेशन हो रहा बार बार, वो नंबर आपका बार बार वही शो हो रहा है आपका, तो वो होता है आपका पुनरावर्ती। यानी किसी नंबर का पॉइंट के बाद में पुनः आना, बार बार आना, तो क्या कहलाता है आपकी पुनरावर्ती कहलाता है। तो वे अशांत, तो कोई शांत तो है नहीं ना आपके भाई, शांत होती तो पॉइंट के बाद में रुक जाती है आपके, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही, इसका मतलब अशांत हो गया आपके। तो पॉइंट के बाद में जो आपके अनंत तक चलती है, लेकिन वो नंबर बार बार क्या होते हैं आपके, रिपीट हो रहे हैं। जैसे 3 3 3 आपका क्या हुआ, अनंत तक चला आपका। ये फिर आप कह सकते हो कि 0.1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, इसी प्रकार से आपके अनंत तक रिपीट हो रहा है आपका। यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या रहा, वो बार बार रिपीट होता जा रहा है आपका ना। वो हो सकता है कि 4 डिजिट में रिपीट हो रहा हो, 5 में हो रहा हो, 6 में हो रहा हो, 7 में हो रहा हो, कहीं ना कहीं वो रिपीट सिस्टम आपका चलता रहता है। तो वो क्या कहलाता है आपका प्यारे बच्चों, वो कहलाती है आपके यानी पुनरावर्ती अशांत संख्या। और जो आपके क्या होती है, बार बार रिपीट नहीं होते, जैसे 0 पॉइंट आपका हो गया 1 2 5 8 7 6, यूं चलती है आपकी, या 0.8 5, कुछ भी ले लो आप लोग, वो चलती है, उनका रिपीटेशन नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो वो कहलाती है आपकी अपुनरावर्ती अशांत संख्या। तो आज अपन ने दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा कि दशमलव संख्या जो डेसिमल नंबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और बाकी इनका जो आगे डिटेल में अपन आगे और डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। जो सेकंड चैप्टर होगा, इसका सेकंड सेशन होगा, उसमें अपन और अपनी विस्तार से डिटेल करेंगे। आज अपन ने पढ़ा था संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो रियल नंबर होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, और इनके जितने भी पार्ट थे आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है, और जो आपको 4 नंबर देके जाएगा, यानी 4 नंबर लेके रहेंगे, ये अपना हक है प्यारे बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है।
क्योंकि जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है उस प्रत्येक विद्यार्थी के इस चैप्टर में 4 नंबर 100% अपने आने आने ये मान के चलना है। बस आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी। जो भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर ये पॉइंट है जो मैंने पढ़ा आपके वीडियो के अंदर और थोड़ा सा मुझे हल्का सा कम समझ में आ रहा है या कहीं ना कहीं मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रही है, तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। आप मैया पाठशाला स्कूल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आप लोग जो जितनी भी पीडीएफ आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सारी पीडीएफ आपको उस मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आप मैया पाठशाला स्कूल टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, क्योंकि मैया पाठशाला स्कूल टेलीग्राम चैनल अलग है, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और मैया पाठशाला जो स्कूल का टेलीग्राम चैनल वो अलग से। तो आपको मैया पाठशाला स्कूल टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है और वहां पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।